हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आपका नीट केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र कलोशिया और आज हम देखने वाले हैं कि हमारे नीट के फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमारा मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर है उसमें हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है, किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, कैसे टॉपिक्स हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारा हम इस सेशन में कवर अप करने वाले हैं। तो नीट के केमिस्ट्री के लिए हम स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। सो पहले देखते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है मूल कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस मूल कॉन्सेप्ट के अंदर ये जो चैप्टर दिख रहा है मूल कॉन्सेप्ट, हालांकि एनसीईआरटी में इस नाम का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। हम जब एनसीईआरटी बुक को देखेंगे तो इस नाम का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और हम लेकिन जब नीट में पढ़ाते हैं तो ये हम लोग इस चैप्टर को जो है मूल कॉन्सेप्ट के नाम से पढ़ाते हैं। तो एनसीईआरटी में जब आप चैप्टर ढूंढेंगे तो मूल कॉन्सेप्ट आपको टॉपिक मिलेगा पर चैप्टर नहीं मिलेगा। हमारा जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे दैट इज मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। दूसरा, एटम्स क्या होते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है ना। एटम्स के बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। क्लियर है। मॉलिक्यूल्स के बाद हम इसमें डिटेलिंग पढ़ने के बाद बढ़ेंगे मूल कॉन्सेप्ट पे। ठीक है। मूल कॉन्सेप्ट के बाद हमें एक लॉ पढ़ना है दैट इज नोन एज एवोगेड्रोस लॉ, परसेंटेज कंपोजिशन, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना, जिसमें हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है। ये जो स्टोइकियोमेट्री दिख रहा है ना, इस स्टोइकियोमेट्री में हमें जो देखना है वो देखना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बात समझे, कौन सा एनालिसिस देखेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और आखिरी में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं 9th नंबर का दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो कुल मिलाकर ब्रॉडली अगर मैं बात करूं, है ना, ब्रॉड टर्म से बात करूं तो ब्रॉड टर्म्स में हमारे पास इसमें 9 टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको। बात समझे, कितने टॉपिक्स नजर आ रहे हैं, 9। पहला मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, फिर एटम्स, फिर डाल्टन्स, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर मूल कॉन्सेप्ट। और ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक आपका आ जाएगा 11 प्लस 12 प्लस ड्रॉपर। बात समझे, 11th प्लस 12th प्लस ड्रॉपर। और स्पेसिफिकली जो मैं टारगेट करूंगा यहाँ पे वो टारगेट करूंगा आपके कौन सा एंट्रेंस को, नीट को। बात समझे, 11th वाला बच्चा भी देख सकता है जिसके 12th में कुछ कॉन्सेप्ट छूट गए हों, कुछ वीक हो, वो भी देख सकता है। और साथ में ड्रॉपर वाले भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा आपको कवर करूंगा नीट का। तो आइए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज नोन एज मूल कॉन्सेप्ट, या एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं तो मैटर इन आर सराउंडिंग्स नाम का जो सॉरी मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैटर के बारे में कि कोई मुझसे पूछता है कि सर यहाँ पे ये जो टर्म दिख रहा है मैटर, ये मैटर क्या होता है। तो मैटर अगर मैं बात करूं तो मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ऐसी कोई भी चीज जो क्या ऑक्यूपाई करे, स्पेस एंड हैज मास। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, उसको हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। अब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और मास, तो यहां पे एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स में जब अपन पढ़ते हैं तो वहां पे मास और वेट में एक डिफरेंस आता है ना, WEIGHT, मास और वेट में डिफरेंस आता है। मास को हम m से लिखते हैं और वेट को हम mg से लिखते हैं, जहां पे जो g है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होता है, ग्रेविटी। लेकिन जब हम केमिस्ट्री में मैं टर्म यूज करूंगा मास और वेट तो उसका एक ही मतलब है, वहां डिफरेंस नहीं है, वहां आपको जी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वहां कुछ नहीं करना है। हम जब केमिस्ट्री में बात करेंगे तो यहाँ पे मैं मास और वेट को एक ही बात करूंगा, कई जगह पे मैं एटॉमिक मास टर्म इस्तेमाल करूंगा, कई जगह पर एटॉमिक वेट का टर्म इस्तेमाल करूंगा। क्लियर है। कभी मैं बोलूंगा एटॉमिक मास, कभी मैं बोलूंगा एटॉमिक वेट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ पे एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट या गिवन मास या गिवन वेट या मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर वेट एक ही बात लेके चलेंगे, आपको वहां पे m×g वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ।
अब मैं यहाँ कह रहा हूं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ऐसी कोई भी चीज जो क्या ऑक्यूपाई करे स्पेस और जिसका क्या हो मास, है ना। जैसे कि आप अगर घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना, आप जैसे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आपके पास अगर बेंच रखा होगा, आपका टेबल होगा, आपका फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन लगा होगा, टीवी लगा होगा, या मान लो आप बॉटल रखी होगी, ये सब जो है, ये सब जो है, ये क्या है, मैटर है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और इनका मास है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, उसको अपन क्या कहते हैं, मैटर। मेरी बात समझे। तो मैटर की जब बात करें तो मैटर में मैंने आपको ये जो एग्जांपल बताया, ध्यान रखिएगा, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेंगे, इनका क्या होगा, मास भी होगा। जब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, बात समझे, तो क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन बड़ा सिंपल आता है मैटर का, है ना। जब अपन बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं मैटर, और मैटर का जब अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बच्चों, तो मैटर को क्लासिफाई करना है तो बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन कहलाता है वो मैटर का कहलाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। बात समझे, मैटर का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहला। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन मेरे पास निकल कर आता है उसको हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर के दो टाइप के क्लासिफिकेशन, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक कौन सा दिख रहा है, केमिकल क्लासिफिकेशन। ना फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन को आप देखें तो आपके पास तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आता है आपके पास एक सॉलिड, दूसरा जो आता है उसको अपन क्या कहते हैं, लिक्विड, और तीसरा जो आता है उसको अपन क्या कहते हैं, गैस। एक सॉलिड क्लासिफाई करना, एक लिक्विड क्लासिफाई करना और एक गैस, है ना। एक और स्टेट भी आता है जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो फिलहाल अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं फिलहाल अभी आपसे तीन ही चीजों की बात कर रहा हूं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी, ईटी का मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब है पार्टिकल्स के बाहर निकलने की क्षमता, पार्टिकल्स के उड़कर जाने की क्षमता। पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो आप पार्टिकल जो है वो गैस के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में फ्लो करता है। सॉलिड्स की बात करूं तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि उनका डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम होता है। लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन एस्केपिंग टेंडेंसी जो रहता है वो लगभग बराबर होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी लगभग जो रहता है वो बराबर रहता है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग जो है वो एस्केपिंग टेंडेंसी के बराबर होता है। लेकिन जब अपन गैस की बात करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है और एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब बाहर निकलने की क्षमता, एस्केपिंग टेंडेंसी, बाहर निकलने की क्षमता जो रहती है वो बहुत क्या रहती है, ज्यादा रहती है। इसलिए आपने देखा होगा गैस का पार्टिकल तो एक जगह होता ही नहीं ना, उड़ जाता है वो तो। सॉलिड्स में शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स होता है, गैस में तो ना शेप, ना साइज, ना वॉल्यूम, कुछ भी फिक्स नहीं है ना। तो मैटर मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या समझाया, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ऐसी कोई भी चीज जो क्या ऑक्यूपाई करे स्पेस और जिसका क्या हो मास, वो क्या कहलाता है, मैटर। और मैटर क्लासिफिकेशन में सबसे पहला फिजिकल, और अब मैं आपके क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ता हूं, दैट इज नोन एज केमिकल क्लासिफिकेशन। सो केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, दो चीजें आती हैं। सबसे पहले जो आते हैं, दीज आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस, है ना। केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आते हैं प्योर सब्सटेंसेस, और प्योर सब्सटेंसेस के बाद में जो अगली कैटेगरी आती है, दीज आर नोन एज मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस के बाद में जो अगली कैटेगरी आती है, दीज आर नोन एज, बोलो कौन है, मिक्सचर्स। जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में आपके पास दो चीजें दिख रही हैं, एक प्योर सब्सटेंसेस है और एक क्या है, मिक्सचर्स हैं। एंड प्योर सब्सटेंसेस की बात करूं तो यहाँ पे दो कैटेगरी आती है, एक आते हैं एलिमेंट्स, है ना। और आज की तारीख में हमारे पास टोटल मिलाकर कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। और ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये तीन होते हैं आपके पास फिलहाल अभी, एक आएंगे आपके मेटल्स, एक आएंगे आपके नॉन मेटल्स, है ना, और एक आएंगे आपके मेटलॉइड्स। एक मेटल्स है, एक नॉन मेटल्स है और एक कौन है, मेटलॉइड्स है। बात समझे।
और यहां पे बात करूं मैं तो अगले जो मेरे पास आते हैं, दीज आर नोन एज कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स की दो कैटेगरी होती है, एक आपके कंपाउंड्स आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अभी मैं सब डिटेल में डिस्कस करूंगा, और अगले जो कंपाउंड्स आते हैं दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक इनऑर्गेनिक और एक क्या होता है ऑर्गेनिक। तो आप देखिए मैटर का क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो फिजिकल क्लासिफिकेशन आया, एंड दूसरा कौन सा है केमिकल, जिसमें प्योर सब्सटेंसेस है, और दूसरे आ रहे हैं आपके मिक्सचर। और मिक्सचर की बात अगर मैं करता हूं तो मिक्सचर की मेरे पास दो कैटेगरी है। पहले मेरे पास मिक्सचर आते हैं होमोजीनस, है ना, कौन से मिक्सचर है ये होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरे जो मिक्सचर आते हैं दीज आर नोन एज हेट्रोजीनस मिक्सचर। एक होमोजीनस और एक कौन से हैं हेट्रोजीनस, है ना। होमोजीनस के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो होमोजीनस के एग्जांपल अपन देखें यहाँ पे तो आपको देखने को आएगा यहाँ पे सोल्यूशन, है ना। और हेट्रोजीनस की बात करूं तो एक आता है आपका सस्पेंशन, और अगला जो आता है उसको अपन कहते हैं कोलॉइड। एक सस्पेंशन होता है और एक क्या होता है कोलॉइड। मेरी बात समझे। तो आप देखिए हमने मैटर का पूरा सिंपल क्लासिफिकेशन देख लिया कि मैटर के दो फॉर्म, एक फिजिकल और एक केमिकल, जिसमें एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस, प्योर सब्सटेंसेस, और वहां पे क्या आता है मिक्सचर्स। ठीक है। तो मिक्सचर में हम देख रहे हैं होमोजीनस हेट्रोजीनस। जैसे सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे देख रहे हैं सोल्यूशन, तो आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा इसको, सॉल्ट प्लस वाटर, नमक और पानी को मिला दो, नमक और किसको मिला दो पानी को, तो वो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा सोल्यूशन बनेगा। ग्लूकोज प्लस वाटर को मिला दो, शुगर प्लस वाटर को मिला दो, लेमोनेड सुना होगा नींबू पानी, है ना, वो भी जो आता है ये आपका कौन सा सोल्यूशन आता है, लेमोनेड नींबू पानी, ये सब सोल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। वैसे आप सैंड प्लस वाटर ये सस्पेंशन कहलाता है, सैंड प्लस वाटर क्या कहलाता है सस्पेंशन। और वैसे कॉलॉइड आता है, जैसे कि मिल्क, मिल्क एक टाइप का कॉलॉइड है, ह्यूमन ब्लड, है ना, क्लाउड्स हैं, स्मोक है, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं कॉलॉइड। तो टाइम के साथ साथ हम आगे इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी के मैंने स्टार्टिंग के सेशन में आपको बताया कि मैटर क्या होता है, तो ऐसी कोई भी चीज जो क्या ऑक्यूपाई करे स्पेस और जिसका क्या हो मास, वो सब क्या कहलाता है मैटर, है ना। और इसके क्लासिफिकेशन नाउ अब हम एक एक करके उठाते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो बोला मैंने यहाँ पे वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना। जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सबसे पहला मेरे पास यहाँ से निकल के आता है कि सर फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करता हूँ मैं, और फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करूंगा तो मेरे पास बच्चों सबसे पहला आता है सॉलिड। सर हम सॉलिड किसको कहेंगे, है ना, सॉलिड किसे कहा जाए, किस सब्सटेंस को या किसको हम सॉलिड कहा जाए, ऐसे कौन से स्टेट को सॉलिड कहा जाए। तो सॉलिड्स को जनरली अपन डिफाइन करते हैं, है ना, क्या लिखते हैं इसमें, दोज substances which have definite क्या क्या बोलो shape, size and volume are known as solid। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका डेफिनेट शेप, साइज और क्या हो वॉल्यूम हो, उसको अपन क्या बोलेंगे सॉलिड। सॉलिड की पहचान तो यही है कि उसका शेप, साइज, वॉल्यूम कैसा होना चाहिए डेफिनेट। अगर शेप, साइज, वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है तो वो फिर सॉलिड नहीं कहलाएगा। आपके घर में अगर कोई टेबल रखी है उसको सॉलिड बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि शेप, साइज, वॉल्यूम कैसा है डेफिनेट है। ये मेरे पास ये मार्कर है ना, या मैं राइटिंग पेन बोलूँ, मार्कर नहीं है, सॉरी, है ना, राइटिंग पेन, इसको सॉलिड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका शेप, साइज, वॉल्यूम कैसा है डेफिनेट है। ये मेरे पास रिमोट है, इसको क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि इसका डेफिनेट शेप, साइज और क्या है वॉल्यूम है। तो सॉलिड जो होते हैं उनका शेप, साइज, वॉल्यूम डेफिनेट होता है। वैसे ही अगर मेरे से कोई कहता है कि सर लिक्विड, है ना, लिक्विड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां अपन लिखेंगे दो सब्सटेंसेस which does not have क्या चीज बोलो डेफिनेट वॉल्यूम but has which does not have definite shape and size, does not have definite क्या लिखा shape and size but has definite volume, but has क्या चीज बोलो डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप साइज नहीं लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट। पानी अगर 1 लीटर लोगे तो वो तो 1 ही लीटर रहेगा,
है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं कि मैं यहाँ पे अगर 1 लीटर पानी लेके आता हूँ, 1 लीटर पानी लेके आता हूँ और इसको फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसी बॉटल के शेप में डाल देता हूँ, इस टाइप की बॉटल के शेप में डाल देता हूँ, तो उसका शेप ऐसा हो जाएगा, लेकिन 1 लीटर तो 1 लीटर रहेगा। किसी ने उठा के बोला सर इसको ऐसे बीकर में डाल दो, मैंने ठीक है भाई बीकर में डाल दो, ये आ गया, है ना। किसी ने बोला सर एक काम करो इस टाइप के इसको वेसल में डाल दो, मैंने ठीक है इस टाइप के वेसल में डाल दो। तो आप देखें इसका शेप फिक्स नहीं है, साइज फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम हमेशा 1 लीटर रहेगा, 1 लीटर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका डेफिनेट शेप और साइज ना हो लेकिन वॉल्यूम कैसा हो, डेफिनेट हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, लिक्विड। ठीक है, वैसे ही मैं चलता हूं थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ, और थर्ड क्लासिफिकेशन बोलो क्या आता है, गैस। अब गैस में तो कुछ भी डेफिनेट नहीं है, ना शेप डेफिनेट है, ना साइज डेफिनेट है, ना वॉल्यूम डेफिनेट है। शेप साइज वॉल्यूम उसमें से कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है, किसमें, गैस में। अच्छा गैस का तो ऐसा होता है ना कि मान लो एक डीओ स्प्रे की बोतल मैंने यहाँ पे स्प्रे कर दी करके, तो वो तो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी ना, उसका फिक्स थोड़ी कि नहीं वो तो केवल फ्रंट के जो बच्चे बैठे उनको आएगी, पीछे वाले के नहीं आएगी। अगर आपने स्प्रे करा तो डेफिनेटली वो रूम के अंदर स्प्रेड होगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स की टेंडेंसी होती है स्प्रेड होने की। आप घर के कोने में अगरबत्ती लगा दो, पूरे घर में आएगी उसकी फ्रेग्रेंस, पूरे घर में उसकी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। क्यों फैल जाती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स हैं, उनकी टेंडेंसी है फ्लो होने की, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गैस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं बताओ, दो substances which does not have definite shape size और volume। डेफिनेट क्या लिखा, शेप साइज और वॉल्यूम। ना तो शेप डेफिनेट है, ना तो साइज डेफिनेट है, ना तो वॉल्यूम डेफिनेट है, उसको अपन कहते हैं गैस। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत एलिमेंट्री, एक बहुत बेसिक लेवल पे आपको ये समझाया कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। तो जिसका भी डेफिनेट शेप साइज वॉल्यूम आ जाए वो सॉलिड होगा, जिसका वॉल्यूम डेफिनेट हो वो आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और जिसका कुछ भी डेफिनेट ना हो वो क्या होगा, गैस। ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे मैटर की बात कर रहे हैं, मैटर देखा हमने, उसका क्लासिफिकेशन देखा, अब हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा। अब मैं चलता हूं आपको कौन से क्लासिफिकेशन पे, केमिकल क्लासिफिकेशन, और उसमें बात कर रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में, है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन है ना, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले मेरे पास कौन आ गए, एलिमेंट्स आ गए, और एलिमेंट्स की बात करता हूं। देखो आपको बहुत बेसिक चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो 11th प्लस 12th प्लस ड्रॉपर सबको कवर करके पढ़ा रहा हूं, तो मैं एकदम 11th वालों के लेवल से उठाकर उसको ड्रॉपर तक लेकर जाऊंगा, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और उन बच्चों के लिए भी लेक्चर्स बहुत यूजफुल होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता है, मतलब जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, पता तो होगा खैर, है ना। तो एलिमेंट्स की जब मैं बात करता हूं तो एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं अपन, है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्या लिखा है, मैटर, है ना, विच इज मेड अप ऑफ, विच इज मेड अप ऑफ, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स और एटम, पार्टिकल्स और क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एटम, और यहाँ पे एक ये नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज नोन एज क्या, एटम। तो क्या बोला है कि इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का सबसे सिंपल फॉर्म है, इतना सिंपल फॉर्म है, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, और क्या लिखा है, एटम। यहां एक नया टर्म आ गया बात समझे। तो हमारे पास एलिमेंट्स की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, है ना, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास आयरन एक एलिमेंट है, मर्क्यूरी एक एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये सब बोलो कौन है, एलिमेंट्स है। केवल और केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, कोई दूसरा पार्टिकल एलिमेंट में हो ही नहीं सकता, और मेटल का सबसे सिंपल फॉर्म है। मैं जब कहता हूं कि सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना, मैटर का मैं कहता हूं कि इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, जब मैं मैटर के बारे में बात करता हूं और मैं कहता हूं कि मैटर का इट इज द कैसा फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म से मेरा क्या मतलब है, कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, कैन नॉट बी फर्दर
सब डिवाइडेड, कैनॉट बी फर्दर क्या लिखा है, सब डिवाइडेड, फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते आप उसको, कैनॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, मतलब डिवाइड भी करोगे तो आपको और कुछ नया नहीं मिलने वाला, वही मिलेगा, कितना भी डिवाइड कर लो कुछ नया नहीं मिलेगा, वही का वही मिलेगा, कैनॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो मैटर का सबसे सिंपल फॉर्म है विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो सर अब एलिमेंट अगर है ना, तो क्या क्या हो सकते हैं, तो मैंने ठीक है भाई अपन एलिमेंट्स को देख लेते हैं क्या क्या कैटेगरी हो सकती है एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स की कैटेगरी की बात करूं मैं, तो सबसे पहले एलिमेंट्स आपको जो देखने को मिलेंगे यहाँ पे, वो देखने को मिलते हैं मेटल्स, है ना। सबसे पहले जो एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे क्या मिलेंगे, मेटल्स। अच्छा आज के डेट में हमारे पास एट प्रेजेंट टोटल मिलाकर कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट है, और मैटर का सबसे सिंपल फॉर्म है विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड या इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। और 118 एलिमेंट में से ये भी बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि 65% तो मेटल ही है, 65% तो मेटल्स ही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 65% तो मेरे पास कौन है, मेटल्स हैं, बाकी सब मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स हैं। तो मेटल्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्या हो सकते हैं इसमें, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बात करूं मैं तो दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहली बात, है ना। फिर दे आर सोनोरस, सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे आर लश्चरस, है ना, दे आर कैसे होते हैं, लश्चरस होते हैं, सोनोरस होने के साथ साथ कैसे होते हैं, लश्चरस, लश्चरस मतलब शाइनी सरफेस होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, सोनोरस होते हैं, लश्चरस होते हैं। दे आर मिलिएबल एंड डक्टाइल, मिलिएबल एंड बोलो क्या होता है, डक्टाइल, दे आर मिलिएबल एंड कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, है ना। उसके बाद हार्ड होते हैं, दे आर हार्ड, हालांकि मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड होता है, दे आर हार्ड होते हैं। तो ये मेरे मेटल्स की एक जनरल प्रॉपर्टी है, और हमारी पीरियोडिक टेबल में 65%, 65% एलिमेंट जो है वो कौन है, मेटल्स हैं। फिर सिमिलरली आप आगे बढ़े तो आपके पास जो सेकंड कैटेगरी आती है, सेकंड कैटेगरी जो आती है वो आती है नॉन मेटल्स की, है ना। नॉन मेटल्स की बात करते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं इसके अंदर, सबसे ज्यादा अमाउंट तो आपका जो है वो मेटल्स का देखने को मिलेगा। तो नॉन मेटल्स की एक जनरल प्रॉपर्टी होती है दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन बोलो क्या लिखा है, गेन इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली बात। उसके बाद दे आर नॉन सोनोरस, दे आर नॉन सोनोरस, नॉन सोनोरस का मतलब क्या होता है कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। स्कूल में देखा होगा बेल बजती है तो टिंग 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 आवाज आती है, अब तो खैर सायरन वगैरह आ गए हैं लेकिन पहले तो होता ही था। फिर दे आर नॉन लश्चरस, दे आर बोलो कैसे हैं, नॉन लश्चरस, दे आर नॉन लश्चरस, मेरी बात समझे। उसके बाद ध्यान रखना दे आर ब्रिटल, दे आर ब्रिटल, दे आर बोलो कैसे होते हैं, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब बिखर जाते हैं। आप मेटल पे हथौड़ा मारिए वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा या वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, आप कांच पर हथौड़ा मार दीजिए वो बिखर जाएगा, ब्रिटल कहते हैं, दे आर ब्रिटल, बात समझे। तो ये एक जनरल प्रॉपर्टी आई नॉन मेटल्स की हमारे पास। और उसके बाद में बात करूं तो तीसरी जो कैटेगरी आती है दैट इज नोन एज मेटलॉइड्स, तीसरी जो कैटेगरी आती है दीज आर नोन एज बोलो कौन है, मेटलॉइड्स, बात समझे। अब मेटलॉइड्स की बात करूं तो मेटलॉइड्स में बड़ा सिंपल कम होता है, दोज एलिमेंट्स, है ना, दोज एलिमेंट्स which can show, which can show, those elements which can show properties of, which can show properties of both metals and non metal, both metals and क्या लिखा, non metal, both metals and non metal। तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स और किसकी, नॉन मेटल्स की, वो आपके क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स, है ना। अब कोई मुझसे एग्जांपल पूछे कि सर मेटल के एग्जांपल बताओ, तो मेटल के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं बताइए मेरे को, है ना। सोचिए आप, आयरन है, एल्यूमिनियम है, मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है, सोडियम है ना, एक्सेट्रा, ये सब आपके किसके एग्जांपल, मेटल। और 65% मेटल है, ये बात याद रखना, पीरियोडिक टेबल में 65% मेटल है। नॉन मेटल की बात करूं तो नाइट्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, सल्फर आ रहा है, फॉस्फोरस आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, एक्सेट्रा, ये आपके नॉन मेटल है। और मेटलॉइड की बात करूं
तो एक आता है आपका आर्सेनिक, एक आता है एंटीमनी और एक आता है बिस्मथ, है ना। एक आर्सेनिक है, एक एंटीमनी और एक कौन है, बिस्मथ है। तो मैंने जो आपको कहानी स्टार्टिंग से समझाई वो ये समझाई कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। आज की डेट में हमारे पास 65% कौन है, सॉरी टोटल एलिमेंट कितने हैं 118, उसमें से 65% मेटल है, फिर कुछ नॉन मेटल और कुछ क्या है, मेटलॉइड है ना। तो हमने देखिए यहाँ पे आज सबसे पहले मैटर क्या होता है ये समझा, फिर हमने उसका क्लासिफिकेशन समझा, फिर अपन ने फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखा कि सॉलिड किसको, लिक्विड किसको, गैस किसको, है ना। एंड उसके बाद हमने देखा कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। मैं जरा पानी पी लूं 2 मिनट, है ना, जब तक आग भी जो है देख लीजिए एक बार, है ना, जब तक मैं पानी लेता हूं। तो अपन ने आज काफी अच्छा क्लासिफिकेशन, और लेक्चर्स में आप रेगुलर बने रहिएगा, मैं पूरा एकदम 0 लेवल से एडवांस लेवल तक इसको कवर करूंगा। ठीक है, चलो तो हम यहां पे बात करें तो यहां पे आप देखेंगे कि आपको एक बात समझ में आएगी कि अब जब अपन यहां पे देख रहे थे तो हमने एलिमेंट्स देख लिए, और अब मैं आपको लेके चल रहा हूं किसकी तरफ, कंपाउंड्स की तरफ। ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, है ना। तो कंपाउंड्स की तरफ बढ़ते हैं, एलिमेंट्स के बाद क्या आ गए, कंपाउंड्स, है ना। तो यहां पे अपन जब बात करें कंपाउंड्स की तो अपन यहां पे लिख सकते हैं व्हेन 2 or more elements, when 2 or more elements combine together, है ना, when 2 or more elements combine together in fixed proportion, when 2 or more elements combine together in fixed proportion they forms compound. When 2 or more elements combine together in fixed proportion they form, क्या लिखा है, कंपाउंड। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पे बोली है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली मैंने यहाँ पे, और वो लाइन ये बोली कि कैसे प्रोपोर्शन में होना चाहिए, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। बात समझे, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन हो रहे हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में दे फॉर्म कंपाउंड, है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं आपको, तो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं लेट्स से सोडियम क्लोराइड, है ना। मैं कहता हूं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड मेरा एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड है मतलब मैं यहाँ पे कहता हूं NaCl, है ना, ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल और लेता हूं और उस एग्जांपल को लिखता हूं मैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखूंगा तो बन जाएगा C6H12 और O6, ये भी मेरा कंपाउंड है। लेट्स से मैं कहता हूं वाटर, तो वाटर जो मेरा बना है यहाँ, वाटर मेरा मिलकर बना है H2O से, ये भी मेरा एक कंपाउंड है। तो सोडियम क्लोराइड भी मेरा एक कंपाउंड है, ग्लूकोज भी एक कंपाउंड है, वाटर भी कंपाउंड है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आपको देखने को मिल सकते हैं। और चाहे आप, तो मैं लिखता अल्यूमिनियम सल्फेट, तो अल्यूमिनियम सल्फेट तो Al2SO4 होल थ्राइस। मैं कहता हूं सर एक सुक्रोस लिख के बताओ मेरे को, तो मैंने बोला ठीक है भाई सुक्रोस भी ले लो। सुक्रोस का फॉर्मूला C12H22O11, ये भी एक टाइप का क्या है, कंपाउंड है ना। Whenever, जब भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे दे विल ऑलवेज फॉर्म अ कंपाउंड। लेकिन मैंने यहाँ पर एक लाइन बोली है और उस लाइन को कहता हूं मैं कि फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए। एक यहाँ पे लाइन बोली है और ये लाइन में कह रहा हूं कि वो लाइन कैसी होनी चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अब फिक्स प्रोपोर्शन से मेरा क्या कहने का मतलब पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूं कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन मेरा क्या कहना पड़ रहा है। मैं इसको बहुत एक अच्छे से छोटे से एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाता हूं कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही क्यों बात करी मैंने। अगर 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं तो वो फिक्स प्रोपोर्शन में क्यों, यहां पर याद रखना बार्गेन जैसा कुछ नहीं होता है ना। अपन बार्गेन करते हैं ना दुकान पे जाकर, ऐसा कुछ नहीं होता है, बार्गेनिंग कुछ नहीं होती है। यहां पे दुकान के बाहर आपने देखा होगा लगा होता है फिक्स रेट, बात समझे, कैसा रेट लगा होता है, फिक्स्ड रेट। बार्गेनिंग, भावताव नहीं करना है। भावताव नहीं करने से मेरा मतलब यह है कि जैसे मानिए कि आपके पास, मैं कहता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड है लेट्स से, अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर बना है
तो कार्बन और ऑक्सीजन की हेल्प से बना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला मुझे पता है, यहाँ पे CO2 आता है, ये आता है। और अगर मेरे पास यहाँ पे CO2 आता है तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे C आएगा और H2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, है ना। कार्बन का मैं वेट देखूंगा तो यहाँ पे 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का जो वेट आ रहा है वो 32 ग्राम है, मतलब ये फिक्स है। इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आ सकता बच्चों। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं सर हमारा मन नहीं है कार्बन 12 ग्राम देने का, हमारा मन तो सर कार्बन को केवल कितना ग्राम देने का, 10 ग्राम। आप तो हिसाब से लगा लो कि आप तो 10 ग्राम कार्बन ले लो और 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लो और हमें CO2 बना के दो, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको अगर कार्बन लेना है तो आपको 12 ग्राम लेना ही पड़ेगा, ऑक्सीजन आपको 32 ग्राम लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप CO2 बना पाएंगे। ये रेशियो को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल के भी समझाऊं आपको तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 4:8 का आएगा, 3:8 का आएगा, मतलब कि फॉर एवरी 3 ग्राम, है ना, फॉर एवरी 3 ग्राम ऑफ कार्बन यू रिक्वायर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एवरी 3 ग्राम ऑफ कार्बन यू रिक्वायर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब कार्बन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो इनका जो रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 ग्राम कार्बन लिया है, बात समझे कि नहीं समझे, और कुछ भी ऑक्सीजन लिया है, 20 ग्राम लिया, बोले कंबाइन करो, नहीं हो सकता। रेशियो फिक्स है। जब भी दो एलिमेंट कंबाइन होंगे कंपाउंड बनाने के लिए, दे विल ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मानो एक एग्जांपल और देखता हूं मैं कि लेट से मेरे पास H2O है और H2O है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं H, बोलो क्या लिखूंगा, O, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 ग्राम, यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा 16 ग्राम, तो 2:2 बोलो कितना आ गया 16, और 2:16 आना मतलब 1:2 बोलो क्या आ गया 8, 2:16 मतलब 1:2 बोलो कितना आ गया 8। यानी फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यू रिक्वायर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यू रिक्वायर क्या लिखा बोलो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे। तो यहां हम देखते हैं कि हमारे कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड कब बनते हैं मेरे बताओ, रिपीट करा करो मेरे साथ में और थोड़ा सा आराम से पढ़ो। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, दे फॉर्म कंपाउंड्स। क्लियर है। तो यहां आप देखें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने देखो मैटर पढ़ा, फिर मैटर का क्लासिफिकेशन देखा, फिर क्लासिफिकेशन के बाद हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा, फिर हमने प्योर सब्सटेंस देखा, फिर हमने कंपाउंड्स देखे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ता हूं। तो जब मैं कंपाउंड की कैटेगरी की बात करता हूं ना, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं एक काम करता हूं यहां समझा देता हूं, है ना। कंपाउंड्स की कैटेगरी की बात करूं, इसको मैं थोड़ा सा मिक्सचर को भी कवर कर देता हूं। ठीक है, ये मिक्सचर को भी थोड़ा सा कवर कर देते हैं अपन इस टाइप से, 2 मिनट लगेगा बस, है ना। चलो ये मिक्सचर को भी कवर कर देते हैं। और मैं यहाँ पे जो भी आपको पढ़ा रहा हूं वो कंपाउंड ही बता रहा हूं कि जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स की 2 कैटेगरी आती है। एक कंपाउंड्स होते हैं आपके जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। पहले जो कंपाउंड दिख रहे हैं दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात समझे, जो किससे मिलकर बनते हैं, कार्बन हाइड्रोजन या लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो। कार्बन हाइड्रोजन या कोई एलिमेंट लाइक, है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे जो मेन आपको बता रहा हूं, तो कार्बन कॉमा हाइड्रोजन या एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा, इस टाइप के एलिमेंट। और उसकी इसेंशियल कंडीशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि कार्बन हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। बात समझे। ऐसे कोई भी एलिमेंट हो, जैसे यूरिया है, हालांकि उसमें कार्बन नहीं है बट नाइट्रोजन है। बात समझे। तो यहां पे आप देखें तो जैसे CH4 दिख रहा है, ये मीथेन होता है। यहाँ पे आप C2H6 देखें, यहाँ पे आप देखें C2H5OH, यहाँ पे आता है इथेनॉल, यहाँ पे आ जाएगा C6H12 और बोलो कौन है O6, इसको अपन कहते हैं ग्लूकोज। ये सब आपके कौन से कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड मेनली इसेंशियली ये आपको जो मिलते हैं, ये आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से। ये इसेंशियली आपको जो मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपके कौन से कंपाउंड की कैटेगरी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिमेनिंग आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके कौन से कंपाउंड्स आते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। रिमेनिंग जो आते हैं दीज आर नोन एज कौन से कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बाकी जितने भी 118 एलिमेंट है उसमें से किसको हटा दो, कार्बन हाइड्रोजन को हटा दो, बात समझे, कार्बन हाइड्रोजन के कंबाइंड को हटा दो तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो सब इनऑर्गेनिक में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कहां से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, बात समझे, और प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। तो यहाँ पे अपन देखें इनऑर्गेनिक में तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करता हूँ NaCl सोडियम क्लोराइड, MgCl2, यहाँ पे आया आपका Al2 SO4 होल थ्राइस, फिर यहाँ पे आया आपके पास MgSO4। ये इस टाइप के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दीज ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, दीज ऑल आर क्या लिखा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो होते हैं दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बात समझे। नाउ हमारे पास जो अगली जो कैटेगरी आती है, नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिक्सचर्स की। अगली जो कैटेगरी आती है वो जो कैटेगरी आती है उसको हम कहते हैं मिक्सचर्स, मेरी बात समझे, इसी को हम कहते हैं मिक्सचर। और जब मिक्सचर्स के बारे में बात करता हूं तो मिक्सचर बड़ा सिंपल है, व्हेन, कब, व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स, when two or more compounds are mixed together, when two or more compounds are mixed together in any proportion, when two or more compounds are mixed together in any proportion, उसको, अच्छा देखो मैंने यहाँ पे एक बात बोली है, एनी प्रोपोर्शन, मतलब यहाँ कुछ फिक्स नहीं है, जिसको जो डालना है जो मिलाना है वो आपकी मर्जी है, आपको जैसा मिलाना है जैसा मिक्स करना आप कर सकते हो। तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को आप मिक्स करोगे जब किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी XYZ प्रोपोर्शन में मिक्स कर दो वो कंपाउंड बनेगा। जैसे कि हम नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी में क्या क्या डालते हैं, लेमन जूस डालते हैं, शक्कर डालते हैं, नमक डालते हैं, पानी डालते हैं, कुछ भी मिला देते हैं। हम ग्लूकोज हम बनाते हैं, रसना, हम चाय बनाते हैं घर में, कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, कंपाउंड्स को मिला दो किसी भी प्रोपोर्शन में वो मिक्सचर बन जाएगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे बात करूं मैं, तो आप सॉल्ट लीजिए, जो घर में खाने वाला सॉल्ट आता है जिसको हम NaCl लिखते हैं, और साथ में वाटर, ये किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाओ, कोई लेना देना नहीं। अरे बात समझे कि नहीं समझे। तो यहां आज हमने कंपाउंड्स और किसके बारे में जानकारी ली, मिक्सचर के बारे में जानकारी ली। और मिक्सचर के अंदर आपके पास एक कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर्स। होमोजीनस मिक्सचर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होता है, पार्टिकल्स, क्लियर है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। एग्जांपल यहाँ पे जो आएगा उसको अपन बोलते हैं सोल्यूशन, एग्जांपल यहाँ पे जो आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सोल्यूशन, इसको अपन कहते हैं सोल्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और सोल्यूशन में आपके पास दो तीन एग्जांपल जो मैं बार बार स्टार्टिंग में भी रिपीट किया था मैंने, है ना, क्या क्या रिपीट किया था मैंने, सबसे पहला लिखा था सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, दूसरा मैंने क्या लिखा था बोलो, शुगर प्लस वाटर, है ना, तीसरा मैंने क्या लिखा था बोलो, ग्लूकोज प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, उसके बाद क्या लिखा, ग्लूकोज प्लस वाटर, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। और दूसरी कैटेगरी जो आती है आपके पास में, है ना, जब अपन बात करते हैं तो वो कैटेगरी आपके पास आती है हेट्रोजीनस मिक्सचर की। कौन से मिक्सचर्स की आती है, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। तो एक आपके पास ये हेट्रोजीनस मिक्सचर्स आ गए जहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे आएगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बोलो क्या है, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो बच्चों यहाँ पे आज अपन ने पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग देखेंगे इसका पूरा एनालिसिस, जिसमें हम एटम्स को उठाएंगे। आज मैंने मैटर इन इट्स क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, बात समझे, किसको समझा दिया, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अब जो कल जो है हम लोग देखेंगे किसके बारे में जानकारी, पूरी एटम्स के बारे में, है ना, फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऐसे अपन बढ़ते जाएंगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना काफी था। थैंक यू सो मच।